हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करेंगे हम वेक्टर स्पेस वाली सीरीज में हमारा काउंटिंग ऑफ बेसिस टॉपिक पे बात करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे काउंटिंग ऑफ सब स्पेसेस। आज बात करेंगे काउंटिंग ऑफ बेसिस। कितने बेसिस होंगे ये हम काउंट करेंगे। मैंने बताया था आपको जब बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ाया था कि एक वेक्टर स्पेस के पास काफ़ी सारे बेसिस हो सकते हैं। ये हमारी बात हुई थी। मैंने बोला था स्टैंडर्ड बेसिस मैं आपको लिखती हूँ और बताती हूँ। स्टैंडर्ड मैंने उस सीरीज में बताए थे। इसके बाद जो बेसिस थे वो मैंने बोला था कि बहुत सारे बेसिस किसी भी एक वेक्टर स्पेस के हो सकते हैं। अब वो बेसिस कितने होंगे आज उन्हीं की हम करेंगे काउंटिंग। सबसे पहले तो हमें बेसिस को किस तरह काउंट करना है या वेक्टर स्पेस की डायमेंशन को किस तरह मतलब हम एज्यूम करेंगे, किस तरह हम देखेंगे, ये देखेंगे। सबसे पहले V और F को हम एक वेक्टर स्पेस मानेंगे। हम देखेंगे बेसिस और हमें बेसिस का मतलब डायमेंशन दी है या बेसिस दिया है और इसके साथ हमें फील्ड पे बात की गई है। यदि हमें फील्ड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए गए हैं तो हम वेक्टर स्पेस की किस तरह से हम निकालेंगे कि वेक्टर स्पेस में कितने होंगे एलिमेंट्स, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी, वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी, वेक्टर सेट जो है हमारा V उसकी कार्डिनलिटी कितनी है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे काउंटिंग, बेसिस की काउंटिंग करेंगे कि हमारा जो बेसिस है वो किस तरह से है। तो चलो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं, माना V और F तो क्या है, वही स्टैंडर्ड हमारा हो गया है वेक्टर स्पेस। V और F वेक्टर स्पेस है, F जहां फील्ड है, V क्या है, इस वेक्टर स्पेस है। B हम स्टैंडर्ड बेसिस लेके ही चल रहे हैं। B जो सेट होता है वो हमारा बेसिस है। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन यदि मेरे पास है कि जो फील्ड है, फील्ड की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है। मान लिया मेरा फील्ड है R, तो कार्डिनलिटी फील्ड की कितनी हुई, इनफाइनाइट। और मुझे बेसिस दिया है, जो बेसिस में एलिमेंट है कुछ तो है, फाई नहीं है, बेसिस सेट फाई नहीं है। हो सकता है बेसिस की कार्डिनलिटी 1 है, हो सकता है 2 है, कितनी भी हो सकती है। किसी वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस अनकाउंटेबल भी तो होते हैं, बेसिस का सेट अनकाउंटेबल सेट होता है क्योंकि डायमेंशन तो हमारे पास बहुत सारे वेक्टर स्पेसेस की आती है अनकाउंटेबल। R ओवर Q अनकाउंटेबल। तो अब देखिए ये फाई नहीं है, यानी इसमें इसकी बेसिस में 1 2 कुछ एलिमेंट हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। सबसे कम मैं मान के चलती हूँ कि एक एलिमेंट है। अब वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस का जो सेट है वो कैसे फॉर्म होता है, बेसिस से हम लेते हैं एलिमेंट U1 U2 कुछ इस टाइप से जो भी होते हैं जितने हैं। फील्ड से लेते हैं स्केलर्स A1 A2 इस तरह से, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ हम बनाते हैं, इसी तरह बनाते हैं। अब यदि बेसिस में एक एलिमेंट है तो मान लिया U एलिमेंट है, इसके आगे स्केलर हम कितने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर्स कितने, हमारे पास स्केलर्स के लिए ऑप्शन है इनफाइनाइट, ऑप्शन है स्केलर्स के लिए ऑप्शन है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम जो A एलिमेंट लेंगे स्केलर्स, इसके पास हमारे पास चॉइस है इनफाइनाइट चॉइस है। यदि सिंगल एलिमेंट बेसिस में है और A के लिए हमारे पास इनफाइनाइट चॉइसेस हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स कितने आएंगे, ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स ही तो फॉर्म होंगे ऐसे। तो वेक्टर स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट आ सकते हैं। यदि 2 है तो फिर से वही, इसके पास इनफाइनाइट चॉइस, इसके पास इनफाइनाइट चॉइस और टोटल इनफाइनाइट मल्टीपल इनफाइनाइट हो गए वही। इसी तरह से और भी ज्यादा यदि है, यदि फाइनाइट है इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट फिल तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वेक्टर स्पेस की जो कार्डिनलिटी है, वेक्टर स्पेस का जो सेट है V उसकी कार्डिनलिटी हमारी आ गई इनफाइनाइट आ गई।
अब दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन पे बात करते हैं। कार्डिनलिटी फील्ड की कार्डिनलिटी वही इनफाइनाइट है, यानी कि स्केलर्स के लिए मेरे पास अभी भी इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं, स्केलर्स के लिए अभी भी इनफाइनाइट ऑप्शन है। लेकिन जो बी है बेसिस सेट फाई है, बेसिस में एलिमेंट नहीं है, बेसिस सेट फाई है। अब वी के लिए जब हम मेंबर बनाएंगे, वी के एलिमेंट्स बनाएंगे, तो हमारे पास यू तो कुछ है ही नहीं, यू तो है ही नहीं, मेरे पास यू तो है नहीं। स्केलर मल्टीप्लाई करने के लिए यू होना तो जरूरी है। इसका मतलब कार्डिनलिटी यहां से हम देखेंगे तो इसके पास इनफाइनाइट ऑप्शन है स्केलर के पास, लेकिन यहां तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, तो इस तरह से तो बनेंगे नहीं। अब क्या इसका मतलब मैं लिख दूं कि वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी 0 हो गई? क्या मैं लिख दूं वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी 0 हो गई? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी 1 है, यानी कि वेक्टर स्पेस में एक एलिमेंट तो है, बेसिस मेरा फाई है, फील्ड की कार्डिनलिटी इनफिनाइट है। इनफाइनाइट नहीं होती, फील्ड में एक एलिमेंट भी होता तो भी यहां एक एलिमेंट होता। कैसे? कौन सा एलिमेंट है जो वेक्टर स्पेस में कंटेन कर रहा है और आपको दिख नहीं रहा, यहां से बन नहीं पा रहा है? कौन सा एलिमेंट है? याद कीजिए अपने बेसिस वाले वो सब स्पेस वाले वेक्टर स्पेस वाले टेस्ट। फर्स्ट स्टेप था 0 वेक्टर स्पेस में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो वेक्टर स्पेस कहलाता है, वरना वेक्टर स्पेस है ही नहीं। तो इसका मतलब 0 तो है, 0 एलिमेंट तो इसमें है, यानी जो 0 एलिमेंट है वो तो हमारा V/F में है। यदि 0 एलिमेंट V/F में नहीं है तो ये वेक्टर स्पेस कहलाने के लायक ही नहीं है। पहली बात तो इसका मतलब 0 एलिमेंट तो है। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में मान लिया मेरे पास फील्ड है, फील्ड की कार्डिनलिटी है P⁻k। P क्या है? कोई प्राइम नंबर, पावर k। फील्ड की ग्रुप थ्योरी में फील्ड पढ़ेंगे आप, तो वहां पे देखेंगे किस फील्ड की जो वो कार्डिनलिटी है वो कैसे मैनेज करते हैं। तो फील्ड की कार्डिनलिटी हमने मानी है P पे पावर k। यदि हमारे पास P क्या है, n कोई नेचुरल नंबर है, P क्या है? प्राइम। फील्ड की कार्डिनलिटी P⁻k। ये मत पूछना P⁻k क्यों लिए, ये ग्रुप थ्योरी का मैटर है। ये ग्रुप थ्योरी जब हम ग्रुप थ्योरी की सीरीज लाएंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। और अभी फाई और फाई नहीं है इतना तो मान लिया, यहाँ यदि फाई ले लेते हैं तो वही 1 हो जाएगी, सीधी सी बात है। फाई नहीं है और मान लिया मैंने इसकी जो बेसिस में एलिमेंट है वो है n। बेसिस की कार्डिनलिटी है n। बेसिस में कितने एलिमेंट है हमारे पास? n एलिमेंट है, या बेसिस में n एलिमेंट है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ V बराबर n। बेसिस में n एलिमेंट का मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ V बराबर n। अब बात करेंगे VF की। देखिए बेसिस भी लिख देते हैं, n हम एलिमेंट मान लेते हैं, मान लिया U1, U2, UN। ये मेरे पास बेसिस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट U है मेरे पास V/F का, जिसे मैं इन n सिंबल्स की n एलिमेंट्स हैं बेसिस के, इनकी हेल्प से बनाते हैं, और उनके लिए n हम स्केलर्स लेते हैं। कहां से? स्केलर f से, ठीक है। लिए मैंने A1 U1, A2 U2, इस तरह से AN UN। ये हुए मेरे एलिमेंट्स।
ये मेरा एक एलिमेंट है, ये मैंने एलिमेंट लिया v ओवर f से। वेक्टर स्पेस में एक एलिमेंट है जिसे मैंने u1 u2 un की हेल्प से जनरेट किया है, बनाया है, क्रिएट किया है। अब देखिए ये एलिमेंट तो फिक्स है मान लिया, ये तो हमें गिवन है बेसिस के, जो एक बेसिस दिया है हमने माना है। इस स्केलर के लिए कितने चॉइसेस हैं? स्केलर कहाँ से आएगा? f से, और f की कार्डिनलिटी है p रेज टू पावर k। तो इस स्केलर के लिए पॉसिबिलिटीज हैं p रेज टू पावर k, चॉइस है मेरे पास। इसी तरह a2 के लिए p रेज टू पावर k, इसी तरह an के लिए p रेज टू पावर k। टोटल क्या हो गया? n टाइम्स p रेज टू पावर n k। इसका मतलब एक एलिमेंट, जनरल कोई एलिमेंट बनाया, इस तरह से हम अलग अलग चॉइस लेंगे, हर बार एलिमेंट अलग अलग आएगा। इसका मतलब जो कार्डिनलिटी है v ओवर f, वेक्टर स्पेस की जो कार्डिनलिटी है जो वेक्टर स्पेस की, वो हो गई p रेज टू पावर n k। यहां तक की बातें आपको समझ आई होगी। क्या किया है, कोई एक जनरल एलिमेंट लिया, हम देख रहे हैं a1 के पास p के चॉइस है, a2 के पास, सभी के पास p रेज टू पावर k चॉइसेस हैं। टोटल चॉइसेस हो गई p रेज टू पावर n k, यानी कि हम इतने एलिमेंट v ओवर f में बना सकते हैं, यानी कार्डिनलिटी है p रेज टू पावर n k। ये हो गई बात। अब करेंगे हम काउंटिंग किसकी? बेसिस की। अब आता है हमारा स्टेप कि हम बेसिस की काउंटिंग करेंगे। देखो बेसिस की काउंटिंग के लिए यदि आपको सीधा सीधा बोला जाए, बेसिस 5 है तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्या काउंट करोगे? जब भाई एलिमेंट ही नहीं है, बेसिस 5 ही है, तो एक ही बेसिस होगा वो। दूसरा, जब हमारे पास फील्ड की कार्डिनलिटी हमें दी जाएगी और इसकी डायमेंशन दी जाएगी, काउंट करने के लिए हमें डायमेंशन तो फिक्स होगी ना, तो हम थर्ड वाला केस लेके चलते हैं। डायमेंशन क्या है हमारे वेक्टर स्पेस की, यानी बेसिस में कितने एलिमेंट है, ये तो मुझे पता होना चाहिए। साथ के साथ जो फील्ड है, फील्ड के पास कितने ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें पता है मुझे, ये पता है। देखो अब हम काउंटिंग करेंगे। वेक्टर स्पेस की जो कार्डिनलिटी है वो है p रेज टू पावर n k, और जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ v है n है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ v n है, तो b होगा, उसमें n एलिमेंट होंगे। मान लिया u1 u2 un n एलिमेंट है हमारे बेसिस के, n एलिमेंट है हमारे बेसिस के ये। अब देखो u1 के लिए, u1 को हम बेसिस में एलिमेंट कहाँ से आते हैं? आते तो वेक्टर स्पेस से ही है एलिमेंट, और बेसिस क्रिएट करने के लिए जो सेट है होना क्या चाहिए? सेट पूरा li होना चाहिए और स्पान कर देना चाहिए। अब यदि मैं मुझे डायमेंशन पता है, यदि n li एलिमेंट ले लूं तो ये स्पान तो कर ही देगा। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो एलिमेंट जो मैं इनके लिए चॉइस लेके आऊं, या जो ये एलिमेंट रख रही हूं, ये मेरे सारे के सारे li होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? li होने चाहिए। देखिए सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पोजीशन फिल करेंगे। भाई बेसिस का सेट बना रहे हैं, मैं फर्स्ट पोजीशन पे u1 वेक्टर को रख रही हूँ। अब u1 के लिए कितनी चॉइसेस है? क्योंकि एलिमेंट मुझे लेके आने हैं v ओवर f से, v से एलिमेंट लेके आने हैं, तो मैं कितने एलिमेंट्स रख सकती हूँ फर्स्ट पोजीशन पे? u1 की चॉइस कितनी है? देखो बेसिस के हर एलिमेंट, जो वेक्टर स्पेस का 0 एक एलिमेंट ऐसा होगा जो हमारा क्या होगा? LD। बाकी सारे एलिमेंट, यदि मैं पूरे सेट में एक सिंगल एलिमेंट लेके आती हूँ, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो वो कैसा होगा? Li होगा।
फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जीरो एलिमेंट वेक्टर स्पेस से जीरो एलिमेंट के अलावा कोई भी यदि मैं एलिमेंट लेके आऊं तो वो मेरा Li एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब U1 के लिए कितनी चॉइसेस हो गई, p⁻n के एलिमेंट्स हैं, बस एक जीरो वाला एलिमेंट है उसको नहीं ला सकते। इतनी चॉइसेस हो गई मेरी U1 फर्स्ट के लिए। वैसे भी आपने जब Li और Ld की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहां पे देखा होगा, Li और Ld की जो प्रॉपर्टीज थी वहां पे पढ़ा था अपन ने कि नॉन जीरो सिंगलटन सेट, नॉन जीरो एलिमेंट है किसी सिंगलटन सेट में तो वो हमेशा Li सेट होता है। तो ठीक है, चॉइस हो गई हमारी U1 के लिए p⁻n के -1। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार मुझे याद है पूछा गया है, वो सब स्पेसेस या बेसिस में से पूछा गया है, काउंटिंग कराई है, वो आपको दे देते हैं 2⁻3। भाई हमारी इसकी डायमेंशन है और इसकी डायमेंशन दे देंगे और फील्ड की दे देंगे और फिर हमें निकालने को बोलते हैं। कभी सब स्पेस, कभी बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस, अनऑर्डर्ड बेसिस, कितने होंगे ये सब, चलो वो बाद में करेंगे, कभी एग्जाम्पल करेंगे इन सब थ्योरी के बाद, तब देखेंगे। तो चॉइस है हमारी U1 की p⁻n के -1, ये हमारी हो गई चॉइस U1 की। अब मेरी चॉइस है U2 की। एक एलिमेंट मैंने रख दिया U1। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो U1 का मल्टीपल तो नहीं होना चाहिए, वरना सेट Li नहीं बचेगा। वरना सेट हमारा Li सेट कैसे बचेगा, यदि हमारा फर्स्ट एलिमेंट के मल्टीपल में हो जाए, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी p⁻n के में से कितने एलिमेंट घटाऊं, माइनस करूं। यदि मैंने U1 रखा है, U1 के साथ यहाँ पे कोई A1 चॉइस है, A1 कितने, U1 के साथ कोई मल्टीपल में लाने के लिए मेरे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं, p⁻k आ सकते हैं ना। यानी U1 तो फिक्स है, A1 के पास p⁻k चॉइस है, तो A1 U1 के पास p⁻k चॉइस हुई कि नहीं, यानी कि ये वाली p⁻k हमारा माइनस कर दिया। ठीक है, यानी इतने हम ये वाले एलिमेंट्स नहीं रखेंगे जो U1 के मल्टीपल में है, बाकी हम रख सकते हैं। ठीक है, अब ये किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, इस बार जीरो क्यों नहीं हटाया। जीरो इसलिए नहीं हटाया क्योंकि जीरो एलिमेंट यहाँ से भी, जब हम फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड में भी तो जीरो होता है। जब यहाँ जीरो करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक जीरो वाला जो एलिमेंट आएगा वो इसमें काउंट हो गया है। ठीक है ना, वो यहाँ पे काउंट हो गया है। अब ये हमारी U1 और U2 के लिए चॉइसेस आ गई हैं। अब हमारी चॉइस है, अब हम देखते हैं U3 के लिए। U3 में भाई p⁻n के माइनस क्या घटाएंगे। अब जो U1 के भी मल्टीपल में ना आए और U2 के भी मल्टीपल में ना आए तो कितने हो गए, p⁻k प्लस p⁻k इंटू मल्टीप्लाई, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो होगा। जैसे यहाँ पे किया है हमने, इनका मल्टीप्लाई तो किया, तभी तो ये ऐड हो गए k प्लस n टाइम्स तो n के। तो इसी तरह ये है A1 U1 प्लस A2 U2। इसके पास p⁻k चॉइस, इसके पास p⁻k चॉइस, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो p⁻k प्लस k यानी p⁻2k एलिमेंट्स बन जाएंगे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, या इन दोनों से किसी भी एक से जो Li नहीं होंगे। तो इतने एलिमेंट्स हम माइनस करेंगे, इतने एलिमेंट्स हम माइनस करेंगे। इसी तरह जब हम UN वाले पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, pnk माइनस p⁻n-1k। ये आप देख ही रहे हैं किस तरह से हमारी सीरीज चल रही है। जब U2 के लिए है तो 1k माइनस किया, U3 के लिए है तो 2k माइनस किया, UN के लिए तो n-1
के हमने माइनस कर दिया। तो U1, U2, U3, UN के लिए ये सारी हमारी चॉइसेस हो गई हैं। तो अब ये एलिमेंट हमने यहाँ रखने हैं बेसिस में। जब हमें इन्हें रखने हैं तो अब आप एक बात बताओ, मैंने फिक्स किया है ना कि फर्स्ट पोजीशन में हम U1 रख रहे हैं, हमने फिक्स किया है कि सेकंड पोजीशन पे हम U2 रख रहे हैं, फिक्स किया है U3 को थर्ड पोजीशन पे रख रहे हैं और UN को nth पोजीशन पे रख रहे हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने इनकी जो देखे हैं कितने, इनकी जो चॉइसेस रखी हैं, कितने एलिमेंट हमें डिलीट करने हैं, कितने करने हैं, ये सब हमने इस तरह से किया है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस, बेसिस तो इन सब से मिलकर ही बन रहा है, तो इसका मतलब इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस हो गए हमारे p रेज टू पावर n k माइनस 1, p रेज टू पावर n k माइनस p रेज टू पावर k, p रेज टू पावर n k माइनस p रेज टू पावर 2k डॉट 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 p रेज टू पावर n k माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1k। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस। ये है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस का फॉर्मूला। अब जब ऑर्डर्ड बेसिस निकाल दिए हैं, जब हमने अब ऑर्डर्ड बेसिस निकाल दिए हैं तो अनऑर्डर्ड बेसिस भी निकाल सकते हैं। कल जब हमने ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में एग्जांपल किया था तो हमने ली थी डायमेंशन 3, डायमेंशन वेक्टर स्पेस की 3 r³ ओवर r था। अनऑर्डर्ड में तो एक बेसिस था, वो ऑर्डर्ड में कितना था? 6। मैंने बताया था ना 3 एलिमेंट्स 3 टाइप से डोल घूम रहे हैं, यानी 3 फैक्टोरियल। अनऑर्डर्ड वाले तो था 1 और ऑर्डर्ड वाले थे 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब यदि अब मुझे अनऑर्डर्ड निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर्ड में डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल का। 3 फैक्टोरियल का यदि इसमें डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। तो इस तरह हम n फैक्टोरियल का इसमें डिवाइड कर देंगे, हमारे पास अनऑर्डर्ड बेसिस आ जाएंगे। हमारे पास अनऑर्डर्ड बेसिस यहां से आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस समझ में आए, हमने बेसिस किस तरह काउंट किए हैं, और टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड या फिर कभी भी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ बेसिस तो भी आप अनऑर्डर्ड की ही बात करेंगे। नॉर्मली जब भी हम बेसिस वर्ड का यूज करेंगे तो वो अनऑर्डर्ड के लिए ही होता है ना। तो इसके आया p n k माइनस 1, p n k माइनस p रेज टू पावर k डॉट 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 p n k माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1k बाय n फैक्टोरियल। तो ये हो गई हमारी बेसिस की बातें कि हम बेसिस को किस तरह काउंट कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने ये तो सीधी सीधी बात की वेक्टर स्पेस की, हम कार्डिनलिटी की बात को लेके। क्वेश्चन हमारा इस पोर्शन से पुट अप होता है, हमें वेक्टर स्पेस की डायमेंशन देगा और इसके साथ वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी देता है कभी, या फिर कभी कभी हमें देते हैं खाली डायमेंशन, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी है। जैसे यहाँ पे n डायमेंशन है तो यदि n k लिख देंगे, यदि डायमेंशन नहीं दी होगी तो कार्डिनलिटी दी होगी तो n k लिखेंगे, यदि डायमेंशन दी होगी तो हमें फील्ड के भी लिए देगा, वो फील्ड की कार्डिनलिटी कितनी है। इस तरह से p रेज टू पावर के, फिर हम p रेज टू पावर n k लेके हम काम करेंगे। किस तरह हमने ये सब किया ये आप देख सकते हैं। कैसे किया हमने चॉइस U1 की, U2 की, U3 की, इस तरह की चॉइसेस हमने किस तरह काउंट की
कैसे एक एक चीज को हमने समझ लिया है अच्छे से। और ये सब हमारे ऑर्डर्ड बेसिस कैसे इतने काउंट किए हैं, अनऑर्डर्ड बनाने के लिए हमने क्या किया, उसमें n फैक्टोरियल का डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस में। तो ठीक है, मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जो अपना व्हाट्सअप चैनल है उसके लिंक हमारी कमेंट बॉक्स में पिन होती है, तो आप वहाँ जाके व्हाट्सअप चैनल पीजी मैथमेटिक्स का जो व्हाट्सअप चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें, और ये सारी सीरीज हमारी चलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।